चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 26 के एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रॉब्लम आ रही हैं और जो आपके डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में दूर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको फोटोग्राफ रिलेटेड वो डाउट्स दूर करूंगा कि किस प्रकार से फ़ोटो होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके दूर करूंगा। इसके बाद में कोड जो 1 से लेके 7 तक है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कौन सा कोड फिल करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का एक वीडियो बना रखा है, चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो चेंज हुआ है वो ये है कि इस बार लाइव फोटो अपलोड की जा रही है। तो लाइव फोटो आपको कैसे अपलोड करना है, क्या उसका प्रोसेस है, ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है पूरा, तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब मैं आपको आपके जो डाउट हैं वो बता देता हूं। तो सबसे पहले कैटेगरी के रिगार्डिंग आपके डाउट्स स्टूडेंट के काफ़ी होते हैं। जैसे सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट किन किन कैंडिडेट्स को अपलोड करना है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यूआर कैटेगरी यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसको छोड़ करके बाकी सारे कैंडिडेट को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो ओबीसी सर्टिफिकेट आपकी जो आप अगर सेंटर के ओबीसी लिस्ट में आते हैं तभी आप ओबीसी के लिए मान्य होंगे और तभी आपका सर्टिफिकेट जारी होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में आते हैं तो वो कैंडिडेट ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी एनसीएल में। तो इसकी वेबसाइट एनसीबीसी की वेबसाइट पर आप पूरा देख सकते हैं कि आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी में आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप वहाँ से चेक कर लें एक बार। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, तो वैसे रूल के मुताबिक ये 1 साल पुराना होना चाहिए और ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर आपके पास इससे भी पुराना है, 1-2 साल 3 साल पुराना है, तो आप इस समय तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको काउंसलिंग के टाइम में नया सर्टिफिकेट बनवा करके देना होगा। अब कंडीशन ये है, यहाँ कंडीशन ऐसी होती है कि काउंसलिंग के टाइम में आप अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अपग्रेड का मतलब ऐसा है कि अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, आपने ये अभी फिल कर दी है इस टाइम में और पुराना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है, तो इसको आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो काउंसलिंग के टाइम में जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी जनरल फिल कर दी और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट तैयार हो गया काउंसलिंग के टाइम में, तो आप फिर वो कैटेगरी नहीं फिल कर सकते जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, वो जनरल ही काउंट होगा। तो देखो, मेरा कहना ये है कि आपकी अगर कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है और आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं बना है, आपने अप्लाई किया है, बनेगा या नहीं बनेगा इसकी निश्चितता नहीं है, तो आप कैटेगरी जरूर भरें, जनरल में मत भरें फॉर्म। और जब आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो काउंसलिंग के टाइम में आप जनरल में कन्वर्ट कर लें। तो ये कैटेगरी के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे मैंने आपके डाउट्स दूर कर दिए हैं। अब दूसरा है एलिजिबिलिटी, यानी कि एज के लिए जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर इस साल की, यानी कि 31 दिसंबर 26 तक 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपर एज का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, कितने भी साल का हो, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब मैं आपको कोड समझाता हूं किसको क्या कोड फिल करना है। तो सबसे पहले आपके 12th क्लास के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से आपने पास की हुई होनी चाहिए 12th, साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसमें कोड 1 वो कैंडिडेट भरेंगे जो इस साल 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो वो कैंडिडेट कोड 1 फिल करेंगे। इसके बाद में कोड 2 वो कैंडिडेट फिल करेंगे जिन्होंने 10+2 यानी 12th क्लास पास कर ली है और ये जो 12th क्लास पास की है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से पास की है, तो उन कैंडिडेट को कोड 2 भरना है। अगर किसी कैंडिडेट को समझ में आता नहीं है कि मैं क्या कोड भरूं, वो कोई कोर्स कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसने 12th क्लास पास कर ली, तो वो कोड 2 भर सकता है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसमें कोई ऐसी
गलती नहीं है। कोड 3 उन कैंडिडेट्स को फिल करना है जिन्होंने इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जाम पास कर रखा है साइंस सब्जेक्ट से। तो ये जो एग्जाम होते हैं कर्नाटका स्टेट में होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में होते हैं, तो ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर प्री डिग्री एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट एग्जाम होता है जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो उनको कोड 3 यहाँ फिल करना है। सब्जेक्ट वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। तो कोड 3 वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद में कोड 4 वो कैंडिडेट फिल करेंगे जिन्होंने प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जाम पास कर रखा है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अगर किसी कैंडिडेट के साथ में है, मैं तो सोचता हूँ ऐसी कंडीशन किसी अगर कैंडिडेट के साथ में है तो उनको कोड 2 भरना चाहिए। जो कैंडिडेट बीडीएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको कोड 2 ही भरना है यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूं कि कोड 2 और कोड 4 के बारे में आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्री प्रोफेशनल कोर्स या प्री मेडिकल कोर्स जो होते हैं, जैसे बीडीएस, अगर बीडीएस बीएमएस को अगर आप मानते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उनमें सब्जेक्ट रहते नहीं हैं उनके। तो उस कंडीशन में आपको कोड 2 फिल करना है अगर जो बीडीएस कर रहे हैं या फिर बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, उन कैंडिडेट को। कोड 5 उन कैंडिडेट को फिल करना है जो बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं। जो बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं उनको कोड 5 फिल करना है। और कोड 6 उनको फिल करना है जो बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं। बीएससी में इनके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए कम से कम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, इनमें सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉटनी वगैरह में। तो वो अगर आपने इन सब्जेक्ट से बीएससी पास की है, 2 सब्जेक्ट कम से कम होनी चाहिए, तो वो कोड 6 से फिल कर सकते हैं। कोड 7 उन कैंडिडेट्स को करना है जिन्होंने जो क्वालिफाइंग एग्जाम है 12th क्लास वो आउट कंट्री से कर रखी है, वो कोड 7 यहाँ फिल करेंगे। तो ये कोड मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आपके पास एलिजिबल कोड 2 हैं, यानी कि अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट साथ में रहा है तो कोड 2 फिल कर दें, कोई गलती नहीं है इसमें। अगर अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो कोड 1 फिल कर दें। यहाँ मेन सारांश यही है इसका। इसके बाद में जो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है वो 1 जनवरी 2026 के बाद का फोटोग्राफ अपलोड करना है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहता है कि क्या फोटोग्राफ्स के ऊपर हमें डेट और नाम वगैरह लिखना है, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। आप सिंपल फोटो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम और फोटो टेकन डेट अगर अपलोड करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपका 80% फेस कवर होना चाहिए उसमें, और 1 जनवरी 2026 के बाद का फोटो होना चाहिए वो। अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से करने हैं, तो देखो फोटोग्राफ अपलोड करना है आपको, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट राइट हैंड्स की फिंगर और थंब इम्प्रेशन, यानी कि पूरे 10 के 10 आपको यहाँ एक वाइट पेज पर हैंड के जो ये अपने फिंगर हैं वो अपलोड करने हैं, थंब अपलोड करने हैं जो पिछली साल आपने किया होगा। यहाँ डॉक्यूमेंट्स के लिए कंडीशन दे रखी है कि जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर करेंगे या फिर ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन 80% आपका फेस दिखाई देना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए चेहरे पर। तो इस प्रकार से ये आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 10 से 200 KB के बीच में। सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड में करना है, लेफ्ट राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन करना है जेपीजी फॉर्मेट में, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं आते हैं और कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है और आपके पास रिसिप्ट है उसका, तो वो रिसिप्ट अपलोड कर दें। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट होता है, तो एक ही जगह अगर स्टूडेंट के पास है तो दोनों एक साथ, दोनों जगह एक ही मार्कशीट अपलोड कर दें। अगर सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है तो वो अपनी जगह जगह अपलोड कर दें। आईडी प्रूफ के लिए जो आपने पहले आईडी प्रूफ दिया है ऑनलाइन, फिर फॉर्म भरते समय वो आधार दिया है या कुछ भी दिया है, वो भी आपको यहाँ अपलोड करना है। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ के लिए परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के लिए भी आपको एड्रेस प्रूफ करना है। अगर आपने आधार दिया है, आधार का एड्रेस दिया है, तो आधार कार्ड यहाँ आप आइडेंटिटी प्रूफ में भी कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में भी दोनों कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद में सिग्नेचर, अगर स्क्राइब्ड वगैरह लिया है आपने
इसके लिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं तो उनका वो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है उनका। और इसके बाद में जो आगे आपको अपलोड करना है वो अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए 50 से 300 केबी के बीच में आपको ये अपलोड करना है। दूसरी बात, जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं तो अगर आप कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तभी आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा। अगर यूआर में फिल करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे जो कंडीशन थे वो बता दिए हैं, कोड के बारे में भी बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।